मैंने बस मजाक में एक लाइन बोल दी थी कि मैं स्कूल की टॉप गर्ल के साथ थोड़ा मजे करना चाहता हूँ, लेकिन अगले ही पल मेरे साथ एक अजीब सा सिस्टम जुड़ गया, ब्लैकमेल सिस्टम। बस किसी को मोबाइल से रिकॉर्ड करो और उसके सारे राज अपने आप सामने आ जाते हैं। मैंने तुरंत कैमरा क्लास की टॉपर झांग रुओशी की तरफ घुमा दिया और फिर मेरे फोन की स्क्रीन पर जो दिखा उसने मुझे हिला दिया। वो अपनी मेहनत से नहीं बल्कि अपने बाप की मदद से एग्जाम में चीटिंग करके यहाँ तक पहुंची थी। मेरे सामने उसकी सच्चाई की पूरी फाइल थी, लगभग 10 से 15 पन्नों की। मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, क्योंकि पिछली जिंदगी में उसी लड़की ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उस दिन मैं बस वॉशरूम ढूंढ रहा था, गलती से मैंने खाली वॉश बेसिन की तरफ देख लिया और उसने मेरी फोटो लेकर मुझे वॉयर यानी लड़कियों को झांकने वाला कहकर इंटरनेट पर वायरल कर दिया। 24 घंटे के अंदर पूरा गांव मुझे जान गया। मेरे माँ बाप तक लोगों ने उंगली उठाई और मैं ग्रेजुएशन के बाद भी नौकरी तक नहीं ढूंढ पाया। आखिरकार डिप्रेशन में मैंने अपने ट्रिंग ट्रिंग स्कूल की घंटी ने मुझे वापस हकीकत में ला दिया। मैंने देखा झांग रोशी अपने दोस्तों के साथ जाने वाली थी। मैं तुरंत उसके पास गया। हेलो, एक मिनट। वो रुकी और मुझे देखकर थोड़ी चौंक गई, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, जी आपको मुझसे क्या काम है? मैं अंदर ही अंदर हंस पड़ा, लेकिन बाहर से शांत रहा। मेरा नाम मूगे है, तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। वो थोड़ी झुंझलाई। यही बोल दो ना। मैं उसके करीब गया और धीरे से कहा, अगर यही बोला तो शायद तुम रो पड़ोगी। ये तुम्हारे एग्जाम रिजल्ट के बारे में है। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ठीक है चलो कहीं और बात करते हैं। फिर उसने अपने दोस्तों की तरफ मुड़कर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, तुम पहले जाओ, हम कहीं शांत जगह पर बात करते हैं, यहाँ बहुत शोर है। छोटे बालों वाली लड़की को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस हमें एक शरारती नजर से देखकर बोली, ठीक है मैं कैंटीन में इंतजार करूंगी, जल्दी आना। झांग रोशी ने गहरी सांस ली, अपने तेजी से धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की और बोली, मेरे साथ आओ। हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वो तुरंत पलटी और गुस्से में बोली, तुम बकवास क्या कर रहे थे? मेरे रिजल्ट में क्या दिक्कत है? मैंने मुस्कुराते हुए फोन निकाला और उसे एक फोटो दिखाया। उसका नाम, उसका आईडी नंबर साफ दिख रहा था, लेकिन मार्क्स ऑफिशियल रिकॉर्ड से पूरे 50 नंबर कम थे। उसकी आंखें फैल गईं। ये फेक है, आजकल कुछ भी एडिट हो सकता है। मैंने फोन पर अगला डेटा खोला। तुम्हारे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट में अफसर है ना? अगर ये पूरा सबूत स्कूल फोरम या मीडिया तक पहुंच गया तो क्या होगा? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, कितना पैसा चाहिए? 10,000, 20,000, 50,000? मैं हंस पड़ा। तुम्हें लगता है तुम्हारा करियर और तुम्हारे बाप की नौकरी सिर्फ 50,000 की है? अब वो सच में डर गई थी। तो तुम चाहते क्या हो? मैंने ठंडी आवाज में कहा। तुम अभी भी खुद को एक क्वीन समझ रही हो? मैंने उसका चिन पकड़कर ऊपर उठाया। अच्छा व्यवहार करो तो शायद मैं तुम्हें थोड़ी राहत दे दूं। वो घबरा गई। ये स्कूल है। मैं मुस्कुराया। मतलब स्कूल के बाहर सब ठीक है? उसने पुलिस बुलाने की धमकी दी। मैंने फोन उसके सामने कर दिया। अभी कॉल करो, देखते पहले कौन बर्बाद होता है, तुम या तुम्हारे पापा। उसकी आखिरी हिम्मत भी टूट गई, आंखों में आंसू आ गए। प्लीज मत करना। कुछ देर बाद उसकी मानसिक हालत पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, टारगेट मेंटल डिफेंस ब्रोकन, कंट्रोल 3rd%, रिवॉर्ड कॉम्बैट स्किल अनलॉक। मैं मुस्कुराया, ये तो बस शुरुआत है, आज रात और भी मजा आएगा। उसने कांपते हुए कहा, तुमने कहा था छोड़ दोगे? मैं हंसा। मैंने कहा था अभी के लिए, हमेशा के लिए नहीं। फिर मैंने फोन निकाला। चलो पहले 50,000 ट्रांसफर करो और मुझे ऐड करो। कुछ सेकंड बाद उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। हॉस्टल पहुंचकर हॉस्टल का दरवाजा धक्का देकर खोला। सिर्फ चेन मिंग हेडफोन लगाए हुए था, पूरी तरह ध्यान लगाकर गेम खेल रहा था। बाकी 2 बिस्तर खाली थे। चेन मिंग था, उसकी छोटी बहन चेन शुएर थी। दोनों भाई बहन स्कूल में काफी मशहूर थे, लेकिन वह भी कोई अच्छी इंसान नहीं थी। पिछली जिंदगी में यही चेन मिंग था जो मेरे बारे में सबसे ज्यादा बुरा बोलता था और दूसरों को मुझे अलग थलग करने के लिए उकसाता था। एक और रूममेट जाओ चिन, जिसका परिवार रियल एस्टेट डेवलपमेंट करता था। अमीर घर का लड़का, बहुत दिखावटी स्वभाव का, पैसों से लोगों को दबाना पसंद करता था और मेरे जैसे गरीब छात्र को सबसे ज्यादा नीचा समझता था। शुरुआत में वही सबसे पहले चेन मिंग का साथ देता था और मुझे कमरा छोड़ने के लिए कहता था। और एक और था लियू मिंग, जिसने मस्कुलर शरीर बना रखा था। उसकी गर्लफ्रेंड्स कपड़ों से भी ज्यादा जल्दी बदलती थी। कहा जाता है कि उसकी निजी जिंदगी काफी उलझी हुई थी और वह अपने शरीर के दम पर लोगों को डराता धमकाता था। पिछली जिंदगी में उसने भले ही ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी तिरस्कार और दूरी भरी नजरें मुझे आज भी साफ साफ याद है। अच्छा, सब इकट्ठा हो गए। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। क्योंकि मैं दोबारा जन्म लेकर वापस आया हूँ, इन तीनों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, तो शुरुआत अपने सबसे पास वाले से ही करता हूँ। मैं अपनी सीट के पास जाकर बैठ गया और फिर जैसे सामान्य तौर पर मोबाइल निकाला, कैमरा बिना किसी शक के धीरे से घूमा और चेन मिंग की गेम खेलते हुए पीठ पर टिक गया। फोटो सफलतापूर्वक ली गई। लक्ष्य व्यक्ति की जानकारी का विश्लेषण किया जा रहा है, काला सच तैयार किया जा रहा है। तुरंत स्क्रीन के नीचे 2 विकल्प दिखाई दिए, 1,500 युआन देकर एक्सचेंज प्राप्त करें या फिर कूपन का इस्तेमाल करें। मैंने सोचा इसकी जानकारी झांग रोशी से 500 सस्ता है। लगता है इस छोटे किरदार के राज की कीमत थोड़ी कम है। मैंने थोड़ा सोचा, अभी अभी खाते में 10,000 आए हैं, जेब में नकदी की कमी नहीं है, ऐसे कूपन शायद अहम समय पर ज्यादा काम आएंगे। 1,500 युआन देकर एक्सचेंज किया। एक्सचेंज सफल, बैलेंस 8,500 युआन। मैंने काले राज वाली पीपीटी फाइल खोली। स्क्रीन पर जो कंटेंट उभरा उसे देखकर मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। चेन मिंग पर आरोप था कि उसने हाई स्कूल के समय अपनी गणित की ट्यूटर टीचर को ब्लैकमेल किया था। बाद में उसने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया और उसी के आधार पर लंबे समय तक उसे धमकाता रहा, यहाँ तक कि कई बार उसे
पैसे भी वसूले। पूरी पीपीटी 10 से ज्यादा पन्नों की थी, सबूतों की कड़ी डराने वाली तरह से पूरी थी। सच में इंसान को देखकर पहचानना मुश्किल है। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। अगर यह सब बाहर आ गया तो सिर्फ बदनामी ही नहीं, शायद उसे पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़े। वो बेचारी महिला टीचर शायद उसके कब्जे में पूरी तरह फंसी हुई थी। पुलिस में रिपोर्ट करने की भी हिम्मत नहीं थी, बस उसकी हर मांग पूरी करने को मजबूर थी। उसी समय लगता है चेन मिंग ने एक गेम खत्म किया। हेडफोन उतारकर उसने अंगड़ाई ली और मुझे देख लिया। उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर डाल दिया, जैसे हम बहुत अच्छे दोस्त हों। अरे वाह लड़के, उसने मुझे जोर से थपथपाया। उसकी आवाज में मजाक और इशारे भरे हुए थे। सुना है आज दोपहर तूने बड़ा कमाल किया। हमारी क्लास की पिंक हेयर ब्यूटी जांग लुक्सी को अकेले बाहर ले गया था। जल्दी बता भाई, कितनी आगे तक बात बढ़ी। मेरी आंखें ठंडी हो गई। मैंने उसका हाथ झटक दिया। चेन मिंग के चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। एक पल के लिए झेप दिखी, फिर वह गुस्से में बदल गई। तू मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ और ठंडी नजर से उसे देखा। तू खुद को मेरे सामने इतना बड़ा समझता है? मेरी बात पूरी होने से पहले ही मैंने अचानक अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसका सिर जोर से मेज पर दबा दिया। चेन मिंग हैरान और गुस्से में था। वह छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि मेरी पकड़ लोहे की तरह मजबूत है। मैं झुककर उसके पास गया। मेरे होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। याद है टीचर जांग? चेन मिंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उसकी छूटने की कोशिश तुरंत रुक गई। उसने मुश्किल से सिर घुमाया। उसकी आवाज सूखी और कांपती हुई थी। तू क्या बकवास कर रहा है? मैं किसी टीचर जांग को नहीं जानता। मैं मन ही मन और हंसा। मैंने आराम से अपना मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर एक मध्यम उम्र की औरत की फोटो दिखी। वो बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसका स्वभाव शांत और सरल लग रहा था। वही बेचारी मैथ्स टीचर थी। जैसे ही चेन मिंग ने उस टीचर की फोटो देखी, उसकी सांस एकदम रुक सी गई। फिर वह झपट कर मेरा फोन छीनने आया, लेकिन मैं पहले से तैयार था। मैंने आसानी से उससे बचकर फोन वापस जेब में रख लिया और हल्की सी चालाक मुस्कान दी। इतनी अच्छी चीज तुझे ऐसे ही कैसे दे दूं? क्या पता किसी दिन मेरा मूड खराब हो जाए या मुझे बोरियत लगे तो मैं इसे इंटरनेट पर डाल दूं। चेन मिंग मुझे घूरता रहा, फिर दांत भींचकर जबरदस्ती मुस्कुराया। अरे बात करके सुलझा लेते हैं, तू जो चाहता है बता। अगर मुझसे हो पाया तो मैं जरूर पूरा करूंगा। मैं उसे इस हालत में देखकर अंदर से बहुत खुश हुआ और आराम से कुर्सी पर बैठ गया। चेन मिंग, सुना है तेरी एक बहन है, नाम चेन शुएर है, सही है ना? और वह फाइनेंस डिपार्टमेंट की टॉप लड़की है। ये सुनते ही उसने अचानक सिर उठाया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तू मेरी बहन के बारे में सोच भी कैसे सकता है? वह गुस्से में मेरी तरफ झपटा, दोनों हाथ फैलाकर मेरा गला पकड़ने आया, लेकिन उसे मुक्का नहीं, सीधे एक जोरदार किक मिली। धड़ाम की आवाज हुई। उसे लगा जैसे कोई भारी ताकत उसके पेट में लगी हो। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह पीछे की तरफ उड़कर गिर गया। मैंने धीरे से अपना पैर वापस खींचा और उसके सामने खड़े होकर मोबाइल निकाल लिया। लगता है तुझे समझ नहीं आ रहा। चेन मिंग घबरा गया। वह उठने की कोशिश करने लगा। भाई मुझसे गलती हो गई, तुझे पैसे चाहिए क्या? मैं तुझे 50,000 दूंगा, नहीं 1 लाख दूंगा। इतने पैसे तू लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकता है, इसे दोस्ती समझ ले, ठीक है? उसे इस हालत में देखकर मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आ गई, जब वह घमंड से भरा रहता था। मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। चेन मिंग, तू अभी भी सोचता है कि पैसे से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तूने जो गंदे काम किए हैं क्या वो सिर्फ 1 लाख रुपए से छुप सकते हैं? मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने फिर से पैर उठाया और जोर से उसकी ठोड़ी पर मारा। फिर मैं चिढ़ गया और उसके बाल पकड़ लिए और कहा, लड़की की तरह मत करा, ध्यान से सुन। आज रात अपनी बहन को मुझसे मिलने के लिए बुला, हम साथ में खाना खाएंगे। जैसे ही उसकी बहन की बात आई, वह तुरंत विरोध करना चाहता था, लेकिन सिर में हो रहे दर्द ने उसकी हिम्मत तोड़ दी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और हाँ, आज रात वो चीजें भी साथ लाना जिनसे तूने टीचर झांग को बेहोश किया था। चेन मिंग कांपने लगा। वह आगे सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाया कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने अपने हाथ की पकड़ और मजबूत कर दी। सुना या नहीं? सुना सुना। वह कांपते हुए बार बार सिर हिलाने लगा। उसे डर था कि अगर देर की तो फिर से मार पड़ेगी। बहुत अच्छा, मैंने संतुष्ट होकर उसे छोड़ दिया। समझ गया है तो जल्दी काम कर, रेस्टोरेंट बुक करके मुझे एड्रेस भेज देना। नकली दवा मत लाना। सबसे जरूरी, अपनी बहन को समय पर लेकर आना। ये कहकर मैंने जमीन पर पड़े चेन मिंग की तरफ दोबारा नहीं देखा और अपने बिस्तर पर लेटकर फोन चलाने लगा। चेन मिंग का नजरिया। मैं जमीन पर पड़ा रहा। काफी देर तक उठ नहीं पाया। पेट और ठोड़ी का दर्द बार बार मेरे दिमाग पर असर कर रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा। मैंने मुश्किल से सिर घुमाया और कोने से देखा कि वो आदमी आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और जिस चीज पर मुझे घमंड था, मेरा परिवार, मेरा चेहरा, उस पीपीटी के सामने सब बेकार हो जाएगा और मैं सबके लिए मजाक बन जाऊंगा। लेकिन मेरी बहन चेन शुएर, जब भी मुझे मुगे का उसके बारे में बात करते समय वह डरावना चेहरा याद आता है, मेरा दिल ऐसे लगता है जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ लिया हो। दर्द से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। नहीं, मैं अपनी बहन को इसमें बिल्कुल नहीं फंसने दूंगा। लेकिन यह सोच आते ही एक और बड़ा डर उसे दबा देता है। अभी अभी उस राक्षस जैसी बात करने वाले की आवाज कानों में गूंज रही थी। मैं डर से कांप उठा। मुझे अच्छी तरह पता है कि लोगों की बातें कितनी खतरनाक होती हैं और यह भी समझता हूँ कि अगर मेरा सच बाहर आ गया तो मेरी बहन भी इससे बच नहीं पाएगी। दो बुराइयों में से एक चुननी पड़े तो मेरे मन में एक घटिया सोच पैदा होने लगी। हाँ, बस एक डिनर ही तो है, क्या मुग्गे सबके सामने कुछ गलत करेगा? अगर मैं ध्यान रखूं तो शायद कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, और अगर कुछ हुआ भी तो बाद में संभाल लूंगा। मैं खुद को बहाने देने लगा, अपने फैसले को सही ठहराने लगा। बचपन से घर की हर अच्छी चीज मुझे ही मिली है। माँ बाप की सारी उम्मीदें मुझ पर हैं अपने भविष्य के लिए, और उन्हें निराश न करने के लिए मेरी बहन इतनी अच्छी है। वो आगे चलकर मेरी मजबूरी समझ जाएगी, है ना? वो इतनी सुंदर और होशियार है। अगर कुछ गलत भी हो गया तो उसे कोई अच्छा रिश्ता मिल ही जाएगा। ये सोच आते ही जैसे कोई खतरनाक दरवाजा खुल गया। मैं मुश्किल से खुद को संभाल कर उठ खड़ा हुआ। मैं मुंह गे की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पाया। सिर झुकाकर लड़खड़ाते हुए अपनी सीट तक पहुंचा। कुर्सी खींचकर बैठ गया। मैंने मोबाइल निकाला और गहरी सांस ली। कांपते हाथों से चैट ऐप खोला। उस पहचान वाली फोटो को ढूंढा। बहन की मुस्कुराती तस्वीर को देखते ही दिल फिर से दर्द से भर गया, लेकिन जल्द ही डर और मजबूरी ने उसे दबा दिया। मैंने दांत भींचकर टाइप करना शुरू किया। शुएर, आज रात फ्री
हो, चलो साथ में खाना खाते हैं। बहन ने जल्दी जवाब दिया, आज रात मैं तो दोस्तों के साथ लाइब्रेरी जा रही हूँ। मेरा दिल घबराहट से भर गया। मैंने जल्दी जल्दी टाइप किया, अरे लाइब्रेरी कभी भी जा सकती हो, आज थोड़ा खास है, मेरे रूममेट का बर्थडे है, वो तुमसे मिलना चाहता है, मेरी खातिर आ जाओ, बहुत हैंडसम लड़का है। उधर कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया, जैसे वह सोच रही हो। हर सेकंड मेरे लिए बहुत भारी लग रहा था। आखिरकार उसका जवाब आया, ठीक है लेकिन मुझे जल्दी वापस आना होगा। मैंने राहत की सांस ली और कुर्सी पर ढीला पड़ गया, जैसे सारी ताकत खत्म हो गई हो। इसके बाद मैं मुश्किल से उठकर बिस्तर के पास गया, नीचे से एक छोटा लॉक वाला बॉक्स निकाला, काफी देर तक उसमें खोजता रहा। आखिर एक बिना लेबल की छोटी भूरी कांच की बोतल निकाली। मैं उस बोतल को घूरता रहा। मेरी आंखों में डर था, नफरत थी और थोड़ा सा पागलपन भी। यही वो चीज थी जिसका इस्तेमाल मैंने टीचर झांग पर किया था। मैंने बोतल को कसकर पकड़ लिया, इतना कि हाथ सफेद पड़ गए। फिर धीरे से उसे अपनी जेब में रख लिया, जैसे कोई टाइम बम जेब में रख रहा हूँ। कमरा बिल्कुल शांत था, सिर्फ मोगे के करवट बदलने की हल्की आवाजें आ रही थी और बाहर से लोगों की धीमी आवाज। मैं बिस्तर के किनारे बैठा सामने कांच में अपनी धुंधली परछाई देख रहा था। मेरा चेहरा सूज गया था, होंठ के कोने से खून लगा हुआ था। क्या मैं वही घमंडी चेन मिंग हूँ? पता नहीं, बस इतना पता है अब उसे लग रहा था उसकी जिंदगी शायद कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। और इस सब का कारण वही आदमी था। मैं उसे देख रहा था जैसे कोई राजा हो, बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ, मोबाइल चला रहा है, बीच बीच में हंस भी रहा है, जैसे उसे सब कुछ मजाक लग रहा हो। लेकिन मुझे उसकी वो हंसी नरक से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। मैं अब बिल्कुल टूट चुका था, विरोध करने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मैं सिर झुकाकर उसके पास गया, हाथ कांप रहे थे, उस छोटी भूरी बोतल को पकड़े हुए। मुगे ये वही है जो आपने मांगा था। वो बिना उठे ही बोतल लेता है, हिलाता है, अंदर सफेद पाउडर और उसके चेहरे पर वो हल्की सी तंज भरी मुस्कान। बस यही है। मेरे अंदर डर और बढ़ गया। मैं जल्दी जल्दी सफाई देने लगा, नहीं नहीं ये असली है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, इसका असर बहुत अच्छा है। लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी, बिल्कुल ठंडी। अच्छा ही होना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर मेरी रीढ़ तक सिहर गई। अगर तूने कोई चालाकी की या अपनी बहन को कुछ बताया। मैंने और कसकर सिर झुका लिया। अब तो सोचने की भी हिम्मत नहीं बची थी। तभी फोन पर मैसेज आया, हॉस्टल की आंटी एंट्री रजिस्टर करती है। वो हंस पड़ा। मुझे लगा मैं और भी छोटा हो गया हूँ, अभी भी मोल भाव करेगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। 11 बजे तैयार होकर कमरे में इंतजार करना। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। 1 मिनट भी देर हुई तो बुरा होगा। फिर उसने वो स्क्रीनशॉट भेज दिया, पापा का पैसे ट्रांसफर करने का सबूत। मैं जम गया। करीब 1 मिनट मैं कुछ लिख ही नहीं पाया। फिर बस एक शब्द टाइप किया, ठीक है। सब खत्म हो चुका था। शाम हो गई। मैं उसे लेकर उस रेस्टोरेंट में बैठा था। ऊपर से शहर की लाइट्स चमक रही थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत था, लेकिन मेरे अंदर सिर्फ डर था। वो आराम से बैठा था, जैसे सब कंट्रोल में हो। वाह, चेन मिंग जगह तो अच्छी चुनी है। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से जैसे कोई मुझे काट रहा हो। मुझे पता था मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं अपनी ही बहन को। तभी दरवाजा खुला और वो अंदर आई। चेन शुएर, मेरी बहन। जैसे ही चेन शुएर ने चेन मिंग को देखा, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। वो हल्के से दौड़ती हुई अंदर आई और थोड़े नखरे वाले अंदाज में बोली, भैया आप भी ना, मैंने कहा था ना कि मुझे आज लाइब्रेरी जाना है, फिर भी मुझे यहाँ खाने के लिए ले आए, थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो थोड़ा सा रुक गई। उसकी आंखों में हल्का सा हैरानी का भाव था। कितना हैंडसम लड़का है। गहरी नजरें, होठों पर हल्की सी मुस्कान, भैया की फोटो से भी ज्यादा आकर्षक। जैसे ही वो अंदर आई, मैं खड़ा हो गया। मेरे चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान थी। मैंने हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो, तुम चेन शुएर हो ना? मैं मुगे हूँ, तुम्हारे भाई का रूममेट और उसका सबसे अच्छा दोस्त। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। वो हल्के से मुस्कुराई। नमस्ते मुगे भैया, आप ज्यादा तारीफ कर रही हैं। जब उसने हाथ मिलाया, उसकी उंगलियां नरम और हल्की ठंडी थी। मैं उसकी हल्की घबराहट महसूस कर सकता था और मेरे मन में छिपे बुरे इरादे और साफ होते जा रहे थे। कितनी मासूम है ये लड़की, लेकिन अफसोस इसका भाई इंसान नहीं है। मैंने बिना कुछ जताए उसका हाथ छोड़ दिया और उसके पास वाली कुर्सी खींचकर उसे बैठने का इशारा किया। फिर खुद भी उसके बिल्कुल पास बैठ गया। उधर चेन मिंग ये सब देख रहा था। खास तौर पर अपनी बहन के चेहरे पर मेरी तारीफ से आई हल्की लाली देखकर उसका चेहरा और भी काला पड़ गया। उसने चुपचाप मेज के नीचे मुट्ठी कस ली, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं मुस्कुराते हुए बोला, आज का खाना तुम्हारे भाई की तरफ से, अब हम तो एक ही परिवार जैसे हैं। एक परिवार, ये शब्द जैसे चेन मिंग के दिल में चुभ गए। उसका चेहरा और भी बिगड़ गया। मैंने जानबूझकर पूछा, क्या हुआ चेन मिंग, तुम ठीक तो हो? चेहरा इतना खराब क्यों लग रहा है? वो घबरा गया। नहीं, बस पेट में थोड़ा दर्द है, पुरानी समस्या है। मैंने तुरंत कहा, अरे तो जल्दी से वॉशरूम जाओ ना, यहाँ मैं हूँ, शुएर का ध्यान रख लूंगा। इतना कहकर मैंने टेबल पर रखी रेड वाइन उठाई और आराम से चेन शुएर के गिलास में डाल दी। ये सब चेन मिंग साफ देख रहा था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो शायद टेबल पलट देना चाहता था, लेकिन मेरी एक नजर ने उसे रोक दिया। वो इतना डर गया कि एक शब्द भी नहीं बोल पाया। डर और बेइज्जती ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वो अचानक खड़ा हुआ। शुएर, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ, पेट बहुत दर्द कर रहा है, तुम मुगे के साथ खाना शुरू करो, मैं अभी आता हूँ। शुएर तुरंत उठने लगी। भैया आप ठीक तो हैं? मैं आपके साथ चलूं? नहीं, चेन मिंग जल्दी से बोला, मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। असल में वो भागना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि आगे क्या होने वाला है। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर शुएर की तरफ मुड़ गया। मेरे चेहरे पर फिर वही सीधी सादी मुस्कान थी। मैंने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे भाई ने शायद दोपहर में कुछ खराब खा लिया होगा। शुएर अभी भी दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसका मन बेचैन था। मैंने उसके सामने रखा वही गिलास उठाया जिसमें पहले से कुछ मिलाया गया था और धीरे से उसके होंठों की तरफ बढ़ाया। लो शुएर, थोड़ा छको, ये 82 वाला जूस है, बहुत अच्छा है। वो हल्का सा हंस दी और उसने गिलास ले लिया। एक छोटा सा घूंट पिया। फिर भी उसके चेहरे पर चिंता थी। धन्यवाद मुगे भैया, लेकिन मुझे अभी भी अपने भैया की चिंता हो रही है। शायद मुझे दब। उसकी बात काटते हुए मैंने कहा, बस वॉशरूम जाकर आ जाएगा, हम पहले खाना शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, जैसे बस अपने दोस्त की बहन का ध्यान रख रहा हूँ। उधर वॉशरूम के अंदर चेन मिंग ठंडी दीवार से टिककर नीचे बैठ गया। उसने खुद को जोर से 2 थप्पड़ मारे। शुएर, भैया तुझसे माफी चाहता ना, सच में, लेकिन वो मुगे, वो शैतान है, वो मुझे बर्बाद कर देगा, हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देगा। वो शीशे में खुद को देखते हुए
बड़बड़ाने लगा जैसे खुद को समझा रहा हो। मुगे दिखने में भी अच्छा है, घर से भी अमीर लगता है। अगर शुएर उसके साथ रहे तो शायद इतना बुरा भी नहीं होगा। भैया मजबूर है, ये सब हमारे परिवार के लिए कर रहा हूँ। शुएर इतनी समझदार है, वह आगे चलकर समझ जाएगी। उधर कमरे में अचानक शुएर ने भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखें धुंधली होने लगी। वो हल्का सा लड़खड़ाई। मुगे मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, शायद ये वाइन ज्यादा स्ट्रांग है। वो टेबल पकड़कर उठने लगी। मैं भैया को ढूंढने जा रही हूँ, हमें अब जाना चाहिए। मैं भी तुरंत खड़ा हुआ और उसे सहारा दिया। अरे इतनी जल्दी क्या है, देखो तुम ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही हो, ऐसे कैसे जाओगी? तुम्हारा भाई अभी भी वॉशरूम में होगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। शुएर भले ही मासूम थी लेकिन बेवकूफ नहीं थी। उसे समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसने मुझे दूर करने की कोशिश की। नहीं मुगे, मुझे सच में जाना है, बहुत देर हो रही है। तभी दरवाजे के पास छुपा हुआ चेन मिंग ये सब देख रहा था। वह अब और सहन नहीं कर पाया। वो भागते हुए अंदर आया और गिरते पड़ते मेरे सामने आ गया। मुगे प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, मेरी सिर्फ एक ही बहन है, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैंने बिना दया के उसे पेट में लात मारी। बेकार इंसान, मुझे याद है तुम्हारे घर में एक और बहन भी है ना, क्या उसे भी बुला लूं? चेन मिंग पूरा कांपने लगा। वह जमीन पर सिर पटकने लगा। मुझसे गलती हो गई मुगे, माफ कर दो। मैंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। मेरे लिए वह अब बेकार था। मैंने अपनी बाहों में बेहोश सी शुएर को उठाया और बाहर की तरफ चल पड़ा। फोन से उसकी एक फोटो लेता हूँ। हर इंसान के अंदर एक अंधेरा होता है, वह भी इससे अलग नहीं है, खासकर जब उसका भाई ऐसा हो। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, ब्लैक इन्फो तैयार है, 5,000 रुपए में एक्सचेंज करें या एक कूपन इस्तेमाल करें। मैं थोड़ा हैरान हुआ। 5,000, ये तो उसके भाई से 3 गुना ज्यादा है। मतलब उसके अंदर का राज और भी बड़ा है। मेरे अंदर हल्की सी जिज्ञासा जागी, ये सीधी सादी दिखने वाली लड़की आखिर क्या छुपा रही है? मैंने बिना देर किए वह फाइल खोल दी। एक्सचेंज सफल हुआ। चेन शुएर ने अपनी क्लास की लड़की शेन रुशुए से जलन के कारण, जो दिखने में बहुत सुंदर थी और पढ़ाई में भी तेज थी, एक समर कैंप के दौरान उसे झील के किनारे एक सुनसान जगह पर बुलाया और मौका देखकर उसे पानी में धक्का दे दिया, जिससे शेन रुशुए की डूबकर मौत हो गई। इसके बाद चेन शुएर ने खुद को गवाह बनाकर झूठी गवाही दी और जानबूझकर आरोप उस लड़के वांगलोंग पर डाल दिया जो शेन रुशुए को पसंद करता था। आखिर में वांगलोंग को 15 साल की सजा हो गई। स्क्रीन पर यह सब देखकर मेरी आंखें सिकुड़ गईं। मेरे सामने बिस्तर पर लेटी यह मासूम सी लड़की, जो बाहर से एकदम साफ सुथरी और भोली लगती थी, असल में एक कातिल निकली। ये फर्क वाकई बहुत बड़ा था। मैंने सोचा था कि चेन शुएर सिर्फ अपने भाई के हाथों इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अब लग रहा था असल में मैं ही बेवकूफ था जो उसकी बाहरी सूरत से धोखा खा गया। पहले मुझे लगा था चेन मिंग बहुत निर्दयी है जो अपने भविष्य के लिए अपनी ही बहन को मेरे सामने ले आया, लेकिन अब लगता है इस परिवार में कोई भी सीधा नहीं है। इस सच को छुपाने के लिए चेन परिवार ने जरूर बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। शायद इसमें और भी लोग शामिल हों और यही बात मुझे पूरे चेन परिवार को अपने कंट्रोल में लेने का मौका दे सकती है। मुझे लगा जैसे मेरे अंदर खून उबल रहा हो। एक अजीब सा कंट्रोल का एहसास पूरे शरीर में फैल गया। मैंने बिस्तर पर बेहोश पड़ी चेन शुएर को देखा और धीरे से उसके गाल को छुआ। शुएर, शुएर, तूने तो मुझे बड़ा सरप्राइज दिया है। 1 घंटे बाद मैं उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। गर्म पानी मेरे सिर से बहने लगा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई, वर्तमान कंट्रोल वैल्यू 10, इनाम पॉइंट्स 50। उधर बिस्तर पर चेन शुएर को तेज सिर दर्द हो रहा था। उसने मुश्किल से आंखें खोली। यादें धीरे धीरे वापस आने लगी। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट की चमकदार रात, उसके भाई चेन मिंग का दर्द भरा चेहरा और वो मुस्कुराता हुआ मुगे। फिर वो रेड वाइन, उसे याद आया। उसने बस एक छोटा सा घूंट लिया था और फिर उसे चक्कर आने लगे। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। अचानक उसके शरीर में तेज दर्द उठा जिससे वह हाँफ उठी। उसका दिमाग थोड़ा साफ हुआ। ये तो होटल का कमरा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। एक लंबा आदमी बाहर आया। मुगे। चेन शुएर की आंखें फैल गईं। उसने बिस्तर की तरफ देखा और सब कुछ समझ गई। वह जोर से चिल्लाई, मुगे, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं पुलिस बुलाऊंगी और अपने भाई को भी बताऊंगी, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया और हल्की हंसी के साथ बोला, शुएर, क्या तुम अभी भी होश में नहीं आई हो? अगर तुम्हारा प्यारा भाई खुद मुझे खुश करने के लिए तुम्हें मेरे पास न लाता तो क्या मैं तुम्हें यहाँ इतनी आसानी से ला पाता? नहीं, ये झूठ है। वह चिल्लाई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह घबराकर बिस्तर से गिरते गिरते बची, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह जल्दी जल्दी अपनी चादर हटाकर अपना फोन ढूंढने लगी। मैं उसे देख रहा था जैसे कोई बेचैन इंसान इधर उधर ढूंढ रहा हो। मुझे यह थोड़ा मजाकिया लगा। मैंने अपना फोन निकाला, कुछ दबाया और सीधा उसके सामने फेंक दिया। लो, ढूंढने की जरूरत नहीं, मेरे फोन से ही पुलिस बुला लो। वो एक पल के लिए रुक गई। उसने नीचे देखा। फोन की स्क्रीन ऑन थी लेकिन उसमें कॉल नहीं। एक फोटो खुली थी और उसमें वही थी। चेन शुएर गुस्से और डर से कांपने लगी। उसकी उंगलियां कांपते हुए डिलीट बटन की तरफ बढ़ी। मैं हंस पड़ा। छोड़ो, ऐसी फोटो मेरे पास एक नहीं काफी है। तुम चाहो तो फोन तोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो फोन अचानक बहुत भारी लगने लगा, जैसे उसे दबा रहा हो। वह धीरे से सिर उठाकर मुझे देखने लगी। वही चेहरा जो पहले उसे अच्छा लगता था अब उसे एक राक्षस जैसा लग रहा था। मैंने देखा वह पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन मुझे लगा अभी काफी नहीं है। मैं उसके पास गया। ऊपर से उसे घूरते हुए बोला, क्या हुआ? आगे क्यों नहीं बढ़ रही? फोन तो हाथ में है, कॉल करो। वो होंठ काटकर मुझे घूरती रही। आंखों में नफरत भरी हुई थी। उसे समझ आ गया था इस फोटो के रहते वो पुलिस नहीं बुला सकती। वह दुखी थी, गुस्से में थी और खुद को धोखा खाया हुआ महसूस कर रही थी। मैं झुककर उसके और करीब गया। मेरी सांस उसके चेहरे को छू रही थी। मैं धीरे से बोला, इतनी जल्दी क्या है? मेरे पास अभी और भी मजेदार चीजें हैं, देखना चाहोगी? मैंने चेन शुएर के पास पड़ा हुआ फोन उठाया, फिर उसमें एक और फाइल खोली और स्क्रीन उसकी तरफ घुमा दी। इस बार स्क्रीन पर एक पीपीटी फाइल खुली हुई थी। चेन शुएर का दिल जोर से धड़क उठा जैसे ही उसने उस पीपीटी में एक जाना पहचाना नाम देखा, शेन रुशुए, और उसके साथ समर कैंप लिखा हुआ। उसका चेहरा डर से भर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। तुमने ये सब नकली बनाया है। ये तुम्हें कहां से मिला?
चेन शुएर जोर से चिल्लाई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया, जैसे खून ही सूख गया हो। वह अचानक बिस्तर से उछलकर उठी और कांपते हुए हाथों से मेरा फोन छीनने की कोशिश करने लगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया और कहा, शेन रुशु है क्या? तुम दूसरों को तो छोड़ो, खुद को भी धोखा दे सकती हो। इतना सुनते ही चेन शुएर बिस्तर पर ढह गई। उसकी आंखें खाली हो गईं। उसका गुस्सा, उसकी तड़प, उसका विरोध सब इस सच्चाई के सामने खत्म हो गया। अब उसके अंदर सिर्फ ठंडा डर और गहरी निराशा बची थी। मैं उसके इस टूटे हुए हाल को देखता रहा और संतुष्ट होकर उसकी थोड़ी फिर से पकड़ ली। याद रखो, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारी हर प्यारी चीज सब कुछ मेरे हाथ में है। मैं चाहूं तो तुम जियोगी, मैं चाहूं तो तुम खत्म हो जाओगी। समझ आई बात? चेन शुएर के चेहरे पर अचानक एक ठंडी चमक आई। मुगे, तुम ये मत समझो कि तुम मुझे ऐसे कंट्रोल कर सकते हो। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ और तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी। देखते हैं पुलिस तुम पर भरोसा करती है या मुझ जैसी पीड़ित पर। मैं हंस पड़ा जैसे कोई मजेदार बात सुन ली हो। शुएर, क्या तुम वो पीपीटी भूल गई हो जो मैंने तुम्हें अभी दिखाई थी? तुम्हारे आरोपों से कहीं ज्यादा मजबूत सबूत हैं उसमें। जरा सोचो, अगर तुम्हारा वो राज बाहर आ गया तो यूनिवर्सिटी की मासूम टॉपर लड़की क्या बन जाएगी? एक बदनाम लड़की या सबकी नफरत का निशाना? लोग तुम्हें सराहेंगे नहीं, तुम पर पत्थर फेंकेंगे। ऑनलाइन लोग तुम्हारी पूरी जिंदगी खोद डालेंगे। तुम और तुम्हारा भाई दोनों समाज के सामने बर्बाद हो जाओगे। तुम झूठ बोल रहे हो। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें डगमगा रही थी। मैं हंसते हुए बोला, तो फिर बताओ, तुम्हारा भाई तुम्हें खुद मेरे पास क्यों छोड़कर गया? क्या सच में उसे सिर्फ पेट दर्द था? वो तो खुद खड़ा होकर देख रहा था जब मैंने तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिलाया और उसने कुछ भी नहीं कहा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा भाई ऐसा नहीं है। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। जब कोई अपनी ही बहन को खुद बचाने के बजाय आगे कर दे तो तुम क्या सोचती हो? पुलिस के पास जाने के बाद वो तुम्हारा साथ देगा या सबसे पहले तुम्हारा राज खोल देगा? तुम्हारा चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मेरी हर बात उसके दिल में चुभ रही थी। और तुम्हारे माता पिता, क्या वे तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे या अपने बेटे और परिवार को बचाने के लिए तुम्हें छोड़ देंगे? अब वह रोने लगी। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने उसकी ठोड़ी पकड़कर उसे अपनी तरफ देखने पर मजबूर किया। बहुत आसान है, दो रास्ते हैं तुम्हारे पास। पहला, तुम पुलिस जाओ और मैं तुम्हारा सारा राज सबके सामने खोल दूं। तुम्हारा नाम खत्म हो जाएगा और पुराना केस फिर से खुलेगा। दूसरा, आज के बाद मैं जो कहूंगा तुम वही करोगी। तुम्हारा राज सुरक्षित रहेगा और तुम्हारे भाई का मामला भी मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा परिवार शायद बच जाए। अब सोच लो। चेन शुएर कांपने लगी, उसके दांत तक बजने लगे। मैंने उसकी ठोड़ी छोड़ दी और धीरे धीरे अपना रोप दिखाते हुए खड़ा रहा। कुछ देर बाद मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई। टारगेट की मानसिक स्थिति टूट चुकी है। कंट्रोल वैल्यू बढ़कर 50%, रिवॉर्ड 100 पॉइंट्स। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अब यह लड़की पूरी तरह मेरे कंट्रोल में आने के और करीब है। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में कोई रहम नहीं था। मैंने फोन उठाया और उसकी कुछ और तस्वीरें खींच ली। फिर मैं बाथरूम की तरफ चला गया। वो वहीं पड़ी रही जैसे उसकी आत्मा ही खत्म हो गई हो। नहाने के बाद मैंने घड़ी देखी। रात के 10:30 बज रहे थे। मैंने उसकी तरफ देखा। वह सिकुड़कर बैठी थी, कांप रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा कमजोर और टूटा हुआ। अगर कोई और होता तो शायद उस पर तरस खा लेता, लेकिन मैं नहीं। मैं सोफे पर जाकर बैठ गया और हल्की मुस्कान के साथ अपनी जांघ पर हाथ मारा। वह साफ समझ नहीं पाई कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं सोफे पर टिककर बैठ गया और अपनी जांघ की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहाँ आकर बैठो। चेन शुएर का चेहरा एकदम पीला से लाल हो गया। मेरी आवाज थोड़ी सख्त हो गई। क्या अब भी मुझे बुलाना पड़ेगा? वह होंठ काटते हुए धीरे धीरे उठी। हर कदम पर उसके शरीर में दर्द उठ रहा था। वह हल्का सा लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी। बिस्तर का सहारा लेकर धीरे धीरे मेरे पास आई। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह हल्के से चीख उठी। कुछ देर बाद चेन शुएर की आवाज बहुत धीमी हो गई थी। लोग कहते हैं कि हमेशा इंसान ही थकता है, लेकिन वह खुद ही अपनी बात पर रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसी बातें क्यों कर रही है। मैं हल्का सा हंसा। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। बस तुम मेरी बात मानती रहो, आगे तुम्हें और बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चेन शुएर का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन उसके चेहरे पर मजबूर मुस्कान आ गई। मैं आपकी बात मानूंगी। अब से सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। मैंने सेटिस्फैक्शन के साथ सिर हिलाया। फिर थोड़ा मजाक करते हुए बोला, सोचो तुम्हारे कॉलेज के वो लड़के जो तुम्हें गॉडेस मानते हैं, अगर वे तुम्हें इस हालत में देखें तो क्या सोचेंगे? उसका चेहरा फिर से सफेद पड़ गया। मैं हंसते हुए बोला, शायद उन्हें यकीन ही नहीं होगा जिसे वो इतना चाहते हैं वो असल में कैसी है। चेन शुएर ने सिर झुका लिया, कुछ कह नहीं पाई, बस धीमी आवाज में बोली, आप बस मजाक कर रहे हैं। मैं जोर से हंस पड़ा। पहला ही दिन है और मैंने तुम्हें पूरी तरह बदल दिया। खुद मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आई। टारगेट की मानसिक स्थिति पूरी तरह टूट चुकी है। कंट्रोल वैल्यू 100%। बधाई हो, आपने पहली बार किसी टारगेट पर पूरा कंट्रोल हासिल किया। इनाम 399 पॉइंट्स। स्पेशल स्किल अनलॉक, शारीरिक क्षमता में थोड़ा इजाफा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। जैसे ही मैं नए स्किल के बारे में सोचने वाला था तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला। बाहर झांग रोशी खड़ी थी। वह घबराई हुई इधर उधर देख रही थी। उसके हाथ कपड़ों को कसकर पकड़े हुए थे जैसे कोई डरी हुई छोटी सी खरगोश हो। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अंदर आओ। मेरी आवाज सुनते ही उसका शरीर हल्का सा कांप गया। वह जल्दी से अंदर आ गई, जैसे डर हो कि कोई देख न ले। मैंने दरवाजा बंद किया और आराम से उसे देखने लगा। जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया है ना? वो फिर से सख्त हो गई। उसने सिर और नीचे कर लिया। धीमी आवाज में बोली, हम्मा। उसके कान तक लाल हो चुके थे। उसे इस हालत में देखकर मुझे और मजा आने लगा। मैं सोफे पर बैठ गया और सामने की जगह की तरफ इशारा किया, चलो दिखाओ। वो घबराकर सिर उठाती है। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। मैंने ठंडी आवाज में कहा, क्या हुआ, मदद करूं? वो डर से कांप गई। उसे समझ आ गया कि मना करने का कोई रास्ता नहीं है। उसने आंखें बंद की और कांपते हाथों से अपने कपड़ों की डोरी खोलने लगी। धीमी कांपती आवाज में बोली, मम्मा मुगे। मैं हल्का सा हंसा। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम तो काफी मानने वाली हो। तभी अंदर वाले कमरे से एक लड़की की आवाज आई। सुनो, कौन है? इतनी रात को? झांग रोशी का पूरा शरीर हिल गया। उसने घबरा कर सिर उठाया। उसकी आंखों में डर साफ था। इस कमरे में कोई और लड़की भी है और आवाज जानी पहचानी लग रही थी। वो तुरंत दरवाजे की तरफ भागना चाहती थी। ये मुझे पागल है क्या? लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अब आई गई हो तो डर किस बात का? चलो तुम्हें मिलवाता हूँ, शायद तुम जानती भी हो उसे। नहीं प्लीज मुझे जाने दो। वो डर के मारे कांप रही थी, अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी पकड़ मजबूत थी। मैं उसे खींचकर अंदर कमरे की तरफ ले गया। दरवाजा खुला। अंदर चेन शुएर बिस्तर पर बैठी थी, खुद को ढककर बस चेहरा दिख रहा था। वह सतर्क नजर से दरवाजे की तरफ देख रही थी। जैसे ही उसने झांग रोशी को देखा
वह भी चौंक गई। फिर उसका चेहरा शर्म और गुस्से से भर गया और उसने तुरंत खुद को और छुपा लिया। ये क्या हो रहा है? उधर झांगरोशी जैसे ही उसने बिस्तर पर बैठी लड़की को देखा, उसका दिमाग सुन्न हो गया। चेन शुएर, फाइनेंस डिपार्टमेंट की टॉप लड़की, कॉलेज की सबसे मशहूर लड़कियों में से एक, जो सबकी नजरों में एकदम परफेक्ट थी, और आज वह यहाँ इस हालत में। झांगरोशी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह हकलाते हुए बोली, है तुम चेन शुएर हो? मैं दोनों की हालत देखकर मुस्कुराया। अरे शर्माने की क्या बात है? मैं बिस्तर के पास गया और चेन शुएर की चादर खींच दी। सब अपने ही लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से हो सही, लेकिन अब से तुम दोनों अच्छी दोस्त बनोगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने फोन निकाला और देखा शेन या हुई। मेरी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। वह मेरी पिछली जिंदगी की गर्लफ्रेंड थी। तभी मुझे याद आया, इस समय तक तो हमारा ब्रेकअप हुआ ही नहीं था। पिछली जिंदगी में जब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगे थे तो सबसे पहले उसी ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था और फिर एक अमीर लड़के के साथ चली गई थी। इतना ही नहीं, उसने ऑनलाइन भी मेरे बारे में गलत बातें फैलानी शुरू कर दी थी। इशारों इशारों में मुझे विकृत इंसान साबित कर दिया था। मैं मन ही मन बोला, साला मैं खुद तुझसे हिसाब करने वाला था और तू ही पहले फोन कर रही है। मेरी आंखों में ठंडापन आ गया। मैंने कॉल उठा ली। उधर से तेज और गुस्से भरी आवाज आई, मुगे तूने हिम्मत कैसे की मुझे धोखा देने की? मेरे दोस्तों ने तुम्हें होटल में देखा है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? मैंने शांत आवाज में कहा, काम की बात करो नहीं तो फोन रख रहा हूँ। वह एक पल के लिए चुप रह गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। पहले तो मैं हमेशा उसके सामने झुक जाता था। फिर वह गुस्से में चिल्लाई, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम गलती कर रहे हो और ऊपर से अकड़ दिखा रहे हो। तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। मुझे उसकी बातों में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। मैंने सीधे फोन काट दिया। दूसरी तरफ हॉस्टल में वो फोन को देखकर हैरान रह गई। उसने मेरा फोन काट दिया। वो गुस्से से कांपने लगी। उसकी रूममेट्स भी हैरान थी। एक ने धीरे से पूछा, क्या हुई? क्या हुआ? वो तो तुम्हारे साथ अच्छा था ना? वह चिल्लाई, अच्छा कुछ भी नहीं, वो जरूर डर गया है, वो बाहर किसी और के साथ घूम रहा है। गुस्से में उसने फिर कॉल किया, लेकिन मैंने फिर काट दिया। कुछ बार ऐसा ही हुआ। फिर मैंने उसका नंबर सीधा ब्लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने फोन में उसकी तस्वीरें खोली। तस्वीरों में वो भारी मेकअप करके खुद को आकर्षक दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ सस्ता और नकली लग रहा था। मैंने उसकी तस्वीरें अपने सिस्टम में डाली। कुछ ही देर में जानकारी सामने आ गई। वो एक साथ कई लड़कों के साथ संबंध रख रही थी, 3 बॉयफ्रेंड एक साथ, और उनसे पैसे भी ले रही थी। ये देखकर मेरी आंखें ठंडी हो गई। 3 बॉयफ्रेंड। मुझे अपने पुराने आप पर अफसोस हुआ। असल में स्कैंडल से पहले ही वो मुझे धोखा दे रही थी। मैं धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में ठंडापन था। शैन या हुई, तुझे खेल खेलना पसंद है ना? अब तू भी उसका अंजाम देखेगी, लेकिन उससे पहले मुझे एक और काम निपटाना था। कूल नेचर वाली वो प्रोफेसर अपना राज छुपाने के लिए मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर मुझसे विनती करती है, और मैं उससे जो पहली चीज करवाता हूँ वह है अपनी लॉयल्टी साबित करना, ताकि उसका राज उजागर होकर उसे जेल न जाना पड़े। वह प्रोफेसर मजबूरी में दांत भींचकर मान जाती है, क्योंकि पिछले जन्म में जब मुझे पूरे इंटरनेट पर बाथरूम में झांकने वाला कहकर बदनाम किया गया था, तब उसने मेरी प्रोफेसर होने के नाते मीडिया को इंटरव्यू दिया था। लेकिन इंटरव्यू में उसने मेरे पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि दुखी होने का नाटक करते हुए मेरे चरित्र को गिरा हुआ बताया और मेरे अपराध को पक्का कर दिया। वह भी मेरी डिप्रेशन में मौत की एक मुख्य दोषी थी। उसे नहीं पता था कि इस बार पुनर्जन्म लेकर मैंने एक ब्लैक मटेरियल सिस्टम जागृत कर लिया है, जो हर इंसान के छिपे काले राज देख सकता है। इस समय मंच पर प्रोफेसर गुयुनशी पढ़ाना शुरू कर चुकी है। मैं चुपचाप जेब से अपना फोन निकालता हूँ और जैसे ही वह ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़ती है, मैं बिना आवाज के रिकॉर्ड बटन दबा देता हूँ। लक्ष्य व्यक्ति की जानकारी का विश्लेषण हो रहा है। काला राज तैयार हो रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। लक्ष्य व्यक्ति में कई गंभीर उल्लंघन पाए गए। काले राज छांटे जा रहे हैं। मेरी आंखें और गहरी हो जाती हैं, उत्सुकता से भरी हुई। मैं देखना चाहता हूँ कि यह हमेशा ऊंचा दिखने वाली, नैतिक आदर्श बनने का दिखावा करने वाली प्रोफेसर आखिर किस तरह के चौंकाने वाले राज छुपाए हुए हैं। पिछले जन्म में तुम मेरे चरित्र का मूल्यांकन करती थी। इस जन्म में पूरे कॉलेज और इंटरनेट को तुम्हारे राज देखने का मौका मिलेगा। काला राज तैयार हो गया। सिस्टम का इंटरफेस अपडेट होता है और 2 नए विकल्प दिखते हैं। विकल्प 1, पूरा काला राज अनलॉक करें, 1500 पॉइंट्स की जरूरत। विकल्प 2 ब्लैक मटेरियल कूपन का उपयोग करें। मेरी आंखें अचानक सिकुड़ जाती हैं। 1500 पॉइंट्स। चेन शुएर की हत्या से जुड़े बड़े राज की कीमत भी सिर्फ 5000 थी, लेकिन इस प्रोफेसर गुयुनशी का राज सीधे 1500 पॉइंट्स तक पहुंच गया, यानी लगभग 1.5 करोड़ के बराबर। अगर पैसों में गिना जाए तो चेन शुएर से 3000 गुना ज्यादा। मैं भीतर ही भीतर ठंडी सांस लेता हूँ। ये दिखने में सच्ची और साफ सुथरी लगने वाली प्रोफेसर असल में कितने बड़े राज छुपाए बैठी है कि सिस्टम ने इतनी बड़ी कीमत लगाई है। पिछले जन्म में उसका व्यवहार याद करते ही और मेरे खिलाफ उसके कठोर शब्दों को सोचकर मैं निर्णय लेता हूँ, पॉइंट्स खर्च करके अनलॉक करो। राज का विवरण तैयार हो रहा है। लक्ष्य व्यक्ति गुयुनशी 5 साल पहले एसोसिएट प्रोफेसर बनने के बाद अपने पद का फायदा उठाकर कई बार विश्वविद्यालय और देश के गोपनीय प्राचीन दस्तावेजों के शोध और स्कैन कॉपी चुरा चुकी है। साथ ही पुरातात्विक परियोजनाओं में मिली अप्रकाशित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक वस्तुओं की जानकारी को एनक्रिप्टेड चैनलों के माध्यम से एक पश्चिमी देश की खुफिया एजेंसी को ऊंची कीमत पर बेच चुकी है। सिस्टम स्क्रीन पर एक विस्तृत रिपोर्ट खुलती है, जिसमें हर लेन देन का समय, स्थान, कोड नाम, बेची गई सामग्री का विवरण, सांस्कृतिक वस्तुओं की तस्वीरें, कुछ में उसका खुद का दिखाई देना और सामने वाले द्वारा दी गई रकम व ट्रांजैक्शन का पूरा रिकॉर्ड साफ साफ दर्ज है। मेरे होंठ हल्के से ऊपर उठ जाते हैं। गुयुनशी ऊपर से सम्मानित दिखने वाली, लेकिन अंदर से देशद्रोह जैसे काम करने वाली। देखता हूँ इस बार तुम कितनी शालीन और इज्जतदार बनकर रह पाती हो। स्टेज पर खड़ी गुयुनशी अभी भी अपनी पढ़ाई की दुनिया में खोई हुई है। वो अपना चश्मा ठीक करती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, जैसे उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कुर्सी पर पीछे टिक जाता हूँ और उंगलियों से मेज पर हल्का हल्का थपथपाने लगता हूँ। मैं उसे देखते हुए मन ही मन सोच रहा हूँ कि उसके इस काले राज का कैसे फायदा उठाऊं। तभी क्लास की घंटी बज जाती है। वो चौक नीचे रखती है, अपनी फाइल और बैग उठाती है, फिर गला साफ करके शांत आवाज में कहती है, क्लास खत्म। वो जाने लगती है। तभी मैं खड़ा होकर मुस्कुराते हुए कहता हूँ, प्रोफेसर गु जरा रुकिए। वो रुक जाती है, मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में थोड़ा सवाल और हल्की सी नापसंद दिखती है। उसे मैं थोड़ा याद हूँ, वही लड़का जो क्लास में ध्यान नहीं देता। वह सीधे तरीके से पूछती है, हाँ क्या समझ नहीं आया?
मैं बिना घबराए उसके पास जाता हूँ और हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, जी प्रोफेसर, कुछ सवाल है जिनके बारे में आपसे ठीक से बात करनी है। मेरा ये अंदाज देखकर वो थोड़ा चिढ़ जाती है। उसे क्लास के बाद इस तरह रोकना पसंद नहीं, खासकर ऐसे छात्रों से जो उसे सीरियस नहीं लगते। फिर भी वो पूछती है, ठीक है क्या सवाल है, यहीं पूछ लो, अगर आसान हुआ तो अभी बता दूंगी। लेकिन मैं तुरंत जवाब नहीं देता। पहले मैं क्लास में बचे हुए छात्रों की तरफ देखता हूँ, फिर उसकी तरफ देखता हूँ। मेरी मुस्कान थोड़ी और बढ़ जाती है। मैं धीरे से कहता हूँ, प्रोफेसर, यहाँ अभी भी लोग हैं और थोड़ा शोर भी है। फिर धीमी आवाज में बोलता हूँ, और जो सवाल है वो यहाँ सबके सामने पूछना ठीक नहीं होगा, बात थोड़ी अलग है। गुयुनशी का चेहरा अचानक गंभीर हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है, ऐसा कौन सा सवाल है जो यहाँ नहीं पूछा जा सकता। उसे ऐसे छात्र बिल्कुल पसंद नहीं जो बेवजह रहस्य बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे खुद को बहुत खास समझते हो। उसकी नजर में मैं बस एक आम सा छात्र हूँ जिसे वह ठीक से पहचानती भी नहीं। उसे लगता है कि शायद मैं कोई बहाना बनाकर उससे करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ या कोई बेकार सा निजी सवाल पूछना चाहता हूँ। वह ठंडी आवाज में कहती है, स्टूडेंट, ये क्लासरूम है, अगर पढ़ाई से जुड़ा कोई सवाल है तो यहीं पूछ सकते हो। उसकी आवाज में साफ ठंडापन और सख्ती है। वह अपना चश्मा ठीक करती है और उसकी आंखों में एक दूरी साफ दिखती है। अगर पढ़ाई का सवाल नहीं है तो मैं अब जा रही हूँ और आगे से क्लास में ध्यान दिया करो, इधर उधर मत भटका करो। ये कहकर वह मुड़ जाती है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ती है, मैं अपना हाथ बढ़ाकर हल्के से उसकी बाजू पकड़ लेता हूँ। उसका शरीर तुरंत सख्त हो जाता है। वह झट से पलटती है और गुस्से में कहती है, हाथ छोड़ो। उसकी आंखों में ठंडी गुस्से की झलक है, लेकिन मैं हाथ नहीं छोड़ता। मैं हल्की मुस्कान के साथ अपना फोन उसकी तरफ घुमा देता हूँ। फोन की स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट है, कुछ अंग्रेजी लाइनें और कुछ नंबर, लेकिन बैकग्राउंड से साफ दिख रहा है कि यह किसी एनक्रिप्टेड चैट ऐप गुप्त मैसेज एप्स का स्क्रीन है। मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, प्रोफेसर, बेहतर होगा आप मेरे साथ चलें। देखिए, ये 3 साल पहले अमेरिका द्वारा खरीदे गए पुराने दस्तावेज का रिकॉर्ड है। आप इसे अच्छी तरह पहचानती होंगी। जो गुयुनशी अभी मुझे हटाने वाली थी, उसका हाथ हवा में ही रुक जाता है। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि हैरानी और छुपा हुआ डर साफ दिख रहा है। वो जल्दी से चारों तरफ देखती है कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर अचानक मेरा हाथ पकड़कर तेजी से मुझे क्लास से बाहर ले जाती है। उसकी चाल तेज है और थोड़ी घबराहट भी साफ दिख रही है। मैं उसे जाने देता हूँ जैसे सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो। वो मुझे गलियारे से निकालकर एक सुनसान कोने में ले जाती है। फिर गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। कुछ देर बाद वो फिर से संभल जाती है और पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सब तुम्हें कहाँ से मिला? कहीं किसी ने तुम्हें बेवकूफ तो नहीं बनाया? ये सब बहुत बड़े राज हैं। अगर ये चीजें पकड़ी गई तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। उसकी बात सुनकर मुझे अंदर ही अंदर हंसी आती है। वो बात को घुमाने और सच को उल्टा दिखाने में माहिर है। अगर कोई और छात्र होता तो शायद उसकी बातों में आकर डर जाता और सब कुछ उसे दे देता, लेकिन मेरा चेहरा अब ठंडा हो जाता है। मैं हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, प्रोफेसर, क्या आप डर गई हैं? मैं एक कदम आगे बढ़ता हूँ और धीमी आवाज में कहता हूँ, क्या आप मुझे धमका रही हैं? ये सब सबूत हैं जो आपके अपराध को साबित करते हैं। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा फिर से सख्त हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा दिखता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना आसान नहीं हूँ। फिर भी वो खुद को संभाल कर कहती है, स्टूडेंट, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ये सब देश के राज हैं, आगे से इन्हें किसी को मत दिखाना। असल में वो मुझे डराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बात उसके हाथ से निकल रही थी। आखिर वह सोच रही थी, मैं तो बस एक छोटा सा लड़का हूँ। उसे नहीं पता था कि मैंने ये सब सबूत कहाँ से लाए हैं, लेकिन उसके हिसाब से एक कॉलेज का लड़का आसानी से बहक सकता है। थोड़ा डराओ, थोड़ा लालच दो और मैं खुद ही सब कुछ दे दूंगा। लेकिन अब मेरे चेहरे का भाव पूरी तरह ठंडा हो जाता है। मैं गुस्से में कहता हूँ, प्रोफेसर, अब भी नाटक कर रही हो क्या? सब कुछ साफ साफ बताना पड़ेगा। मैं उसके कान के पास झुककर धीरे से कहता हूँ ताकि सिर्फ वही सुन सके। 25 मार्च 2020 अमेरिका, पुराने जरूरी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बेची गई, $1.5 मिलियन। ये सुनते ही उसका शरीर जोर से कांप जाता है। उसके माथे पर तुरंत पसीना आ जाता है। तारीख, रकम, सब कुछ बिल्कुल सही है। अब उसे समझ आ जाता है मैं कि ये कोई साधारण स्क्रीनशॉट नहीं है। उसके डर को देखकर मेरे चेहरे पर हल्की खतरनाक मुस्कान आ जाती है। मैं धीरे से कहता हूँ, याद है तुम्हारी कार, तुम्हारा बंगला, ये सब कैसे आया? मैं उसकी कांपती हालत को देखकर और ठंडी आवाज में बोलता हूँ, तुमने ये सारा काला पैसा घुमा फिराकर अपने माँ बाप के अकाउंट में डाला और अचानक तुम्हारे पिता बड़े बिजनेसमैन बन गए। मैं आगे कहता हूँ, और तुम्हारा वो दोस्त जो कंपनी चलाता है, उसने भी तुम्हारी काफी मदद की, है ना? अब उसका चेहरा सफेद नहीं बल्कि बीमार सा नीला पड़ गया है। वो कुछ बोलना चाहता है लेकिन मुंह से शब्द ही नहीं निकलते, सिर्फ तेज तेज सांस ले रहा है। आखिर वह मुश्किल से बोलता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आवाज कांप रही है और उसमें रोने जैसा डर है। अब उसमें पहले जैसा घमंड बिल्कुल नहीं बचा। मैं हल्की मुस्कान के साथ उसे देखता हूँ। उसे इस हालत में देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। मैं कहता हूँ, अच्छा, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। मैं उसे नीचे झुकाकर सख्ती से पकड़ लेता हूँ। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, आज के बाद तुम पहले जैसी नहीं रहोगी। अब सब कुछ मेरे कंट्रोल में होगा। मेरी बात सुनते ही वह अंदर से हिल जाती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, मेरे कंधे को धक्का देती है। उसकी आंखों में डर और विनती साफ नजर आ रही है, लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं। मैं उसे मजबूती से पकड़े रहता हूँ, जैसे उसे पूरी तरह तोड़ देना चाहता हूँ। कुछ देर बाद मैं उसे छोड़ देता हूँ। जैसे ही वह आजाद होती है, वह जमीन पर बैठ जाती है, तेज तेज सांस लेती है, पूरी तरह घबराई हुई। अब उसमें पहले वाली घमंड वाली प्रोफेसर जैसी कोई बात नहीं बची। मैं ऊपर से उसे देखता हूँ और ठंडी हंसी के साथ कहता हूँ, बस इतना ही? इतनी जल्दी हार मान ली? वो मुझे डर के साथ देखती है। मैं फिर सख्त आवाज में कहता हूँ, तुम्हारी हालत देखकर लगता है तुम सच में मुश्किल में हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास बहुत वक्त है। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करता हूँ और उसे आगे खींचते हुए ले जाने लगता हूँ। वह घबरा कर कहती है, छोड़ो, मैं खुद चलूंगी। लेकिन मैं उसकी बात नहीं सुनता। कॉरिडोर अब खाली है, चारों तरफ सन्नाटा है। मैं उसे वापस क्लासरूम में ले जाता हूँ और दरवाजा खोल देता हूँ। अंदर कोई नहीं है। मैं उसे छोड़ता हूँ और वो लड़खड़ा कर नीचे बैठ जाती है। वो मुझे डर के साथ देखती है और कांपती आवाज में कहती है, तुम आखिर चाहते क्या हो? फिर वह जल्दी से बोलती है, तुम्हें पैसे चाहिए, जितना बोलोगे मैं दे दूंगी। उसका चेहरा पूरी तरह डर से भरा हुआ है।
वो जल्दी जल्दी कहती है, बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। वो कांपती आवाज में कहती है, मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी। मैं भौं उठाकर उसे देखता हूँ और हल्की ठंडी हंसी के साथ कहता हूँ, इतनी भोली हो तुम, मरना इतना आसान नहीं होता। मैं आगे कहता हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। इतना कहकर मैं धीरे से अपना फोन निकालता हूँ और उसके सामने ही पुलिस का नंबर डायल कर देता हूँ। फोन की घंटी बजने लगती है। खामोश क्लासरूम में हर बीप की आवाज उसके दिल पर चोट जैसी लग रही है। कुछ ही सेकंड में कॉल उठ जाती है। उधर से एक महिला की आवाज आती है, हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, बताइए क्या समस्या है। मैं शांत आवाज में कहता हूँ, हेलो मैडम, मुझे एक जरूरी बात बतानी। ये सुनते ही वह पूरी तरह टूट जाती है। वह घबराकर मेरे पास आती है और मेरा हाथ पकड़ लेती है। डरते हुए कहती है, नहीं प्लीज मत बताओ, मैं मान जाऊंगी, जो कहोगे वो करूंगी, बस मत बताओ। उसकी हालत देखकर साफ लग रहा है कि वो पूरी तरह डर चुकी है। मैं हल्की मुस्कान के साथ फोन पर कहता हूँ, सॉरी मैडम, गलती से कॉल हो गया था, सब ठीक है। फिर मैं कॉल काट देता हूँ। कमरे में फिर से सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ उसकी धीमी सिसकियों की आवाज रह जाती है। मैं उसका चेहरा ऊपर उठाता हूँ और उसकी तरफ देखता हूँ। वो पूरी तरह डर और आंसुओं में डूबी हुई है। मैं शांत लेकिन सख्त आवाज में कहता हूँ, देखा, ऐसे ही मान जाना चाहिए था। मैं उसके पास झुककर धीरे से कहता हूँ, अब समझ आई बात। मैं उसे ठंडी मेज पर दबा देता हूँ। करीब 2 सेकंड बाद ही मैं उठता हूँ और आराम से अपने कपड़े ठीक करने लगता हूँ। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज आती है। टारगेट की मानसिक हालत पूरी तरह टूट चुकी है। कंट्रोल तेजी से बढ़ रहा है। इनाम, प्रोफेशनल रेसिंग ड्राइविंग स्किल, एक ब्लैक कूपन, 300 पॉइंट्स। उधर गुयुनशी मेज के पास पड़ी है। उसकी आंखें खाली हैं, छत की तरफ देख रही हैं। मैं उसके पास जाता हूँ और उसे पकड़कर ऊपर देखता हूँ। हल्की हंसी के साथ कहता हूँ, वाह प्रोफेसर, सोचा नहीं था तुम इतनी आसानी से टूट जाओगी। उसका शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखों में थोड़ी होश वापस आती है। मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ, आज से मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या कोई चाल चली तो तुम्हारे सारे सबूत मैं हर जगह फैला दूंगा। फिर क्या होगा, ये तुम अच्छे से जानती हो। वह कांपते हुए बोलती है, माँ, मालिक। ये शब्द बोलने में ही उसकी पूरी ताकत लग जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं मुस्कुराता हूँ, बस ऐसे ही ठीक है। फिर मैं उसका चेहरा देखकर अपना फोन निकालता हूँ और उसकी हालत की फोटो लेने लगता हूँ। आओ प्रोफेसर, कैमरे की तरफ देखो, मुस्कुराओ, ये तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत है। वह घबरा कर मना करती है, नहीं प्लीज फोटो मत लो। वो खुद को छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन मैं कई फोटो ले लेता हूँ। फिर संतुष्ट होकर फोन रखता हूँ और क्लास से बाहर निकल जाता हूँ। क्लास में अब सिर्फ वही रह जाती है। कुछ देर बाद जैसे वह बुरे सपने से जागती है। जल्दी जल्दी आंसू पोंछती है, कपड़े ठीक करती है और मुश्किल से उठकर वहां से चली जाती है। मैं हॉस्टल की तरफ जा रहा होता हूँ कि मेरा फोन वाइब्रेट करता है। सुरोशुए का मैसेज आता है। मैं खोलता हूँ, एक फोटो है। फोटो में वह हल्के कपड़ों में है और चेन शुएर के पास लेटी हुई है, जो गहरी नींद में है। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान है और वह कैमरे की तरफ वी साइन बना रही है। मैं हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता हूँ, अच्छा काम, ऐसे ही जारी रखो, आज रात इनाम मिलेगा। मैं कमरे में पहुंचता हूँ। अंदर चेन मिंग परेशान होकर इधर उधर घूम रहा होता है। जैसे ही वो मुझे देखता है, जल्दी से मेरे पास आता है। घबरा कर पूछता है, भाई तुम आ गए? शुएर ठीक है ना? तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? वो लगभग रोने वाला होता है। मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ, लेकिन बाहर से शांत दिखता हूँ। उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता हूँ, अरे यार इतना क्यों डर रहा है? मैं हूं ना, वो बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा थक गई थी इसलिए आराम कर रही है। ये सुनकर उसका चेहरा और भी फीका पड़ जाता है। पास में बैठा झाओ किन, जो खाना खा रहा था, शुएर नाम सुनकर उत्सुकता से पूछता है, अरे शुएर? वह नाम सुनकर हंसते हुए कहता है, अरे नाम तो किसी लड़की जैसा लग रहा है। छोटू बढ़िया है यार, कब सेटिंग कर ली, हमें भी तो मिलवाता। हॉस्टल के बाकी लोगों को ये नहीं पता था कि चेन शुएर असल में चेन मिंग की सगी बहन है। मैं झाओ किन को देखता हूँ, जो गंदे हाथ लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा था। मुझे अंदर से घिन सी महसूस होती है और मैं उसका हाथ झटक देता हूँ। मैं गुस्से में कहता हूँ, कौन भाई, तू मेरा क्या लगता है? ये सुनकर झाओ किन का चेहरा एकदम बदल जाता है। पहले वो चौंकता है, फिर उसे गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है, क्या बात है, इतना घमंड आ गया क्या? वो गुस्से में आधा खाया हुआ चिकन लेग उठाकर मेरी तरफ फेंक देता है। मैं तुरंत साइड हो जाता हूँ और उसे आसानी से नीचे गिरा देता हूँ। फिर मैं तेजी से आगे बढ़कर उसे पेट में लात मारता हूँ। वह जोर से चिल्लाता है और दर्द से दोहरा हो जाता है। बिना रुके मैं उसका सिर नीचे दबा देता हूँ और गुस्से में कहता हूँ, तू मेरे सामने भाई बनने लायक भी नहीं है। वह जमीन पर पड़ा दर्द से कराहता है और कहता है, भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं ठंडी हंसी के साथ कहता हूँ, तुझे पता नहीं, बस यही फर्क है। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि पिछले जन्म में यही आदमी मेरे खिलाफ बातें करता था और मौके पर मुझे और नीचे गिराता था। अब वक्त बदल गया है। फिर मैं चेन मिंग की तरफ देखता हूँ, जो डर से कांप रहा है। मैं उसे घूर कर कहता हूँ, निकल यहाँ से, आंखों के सामने मत आ। वह डर के मारे तुरंत भाग जाता है। अब कमरे में सिर्फ मैं और जमीन पर पड़ा झाओ किन ही बचे हैं। मैं आराम से अपना फोन निकालता हूँ और उसकी हालत की फोटो खींचता हूँ। तभी सिस्टम की आवाज आती है, नया टारगेट मिला है, स्कैनिंग शुरू, पैसे कटे, ब्लैक डेटा तैयार। टारगेट झाओ किन, उसका बाप झाओ छिंतियान, शहर का एक जाना पहचाना रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। उसकी आदतें खराब हैं और उसके घर में हमेशा कई जवान औरतें रहती हैं। झाओ किन की सोच भी अजीब है। वह अपने ही बाप की औरतों के पीछे पड़ता है। मौका मिलते ही छुपकर उनसे रिश्ता बनाने की कोशिश करता है। सिस्टम के हिसाब से अब तक वह अपने बाप की 4 औरतों के साथ ऐसा कर चुका है। उनकी उम्र भी उसके आसपास ही है, कुछ तो उससे छोटी भी है। इसके बाद मेरे फोन में एक लंबी फाइल खुलती है जिसमें सारी डिटेल होती है। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूँ, वाह तुम्हारी हिम्मत तो काफी बड़ी है, अपने ही बाप की औरतों के पीछे पड़ते हो, सच में कमाल है। झाओ किन को कुछ शक हो जाता है। वह दर्द में भी सिर उठाकर मेरे फोन की तरफ देखता है। उसे स्क्रीन
स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें दिखती हैं और वह तुरंत पहचान जाता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह कांपते हुए बोलता है, तुम क्या बोल रहे हो? ये सब क्या है तुम्हारे फोन में? ऐसी बातें मत करो, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उसे समझ आ जाता है कि अगर ये बात बाहर गई तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। उसका बाप बहुत सख्त है, अगर उसे पता चला तो वह उसे घर से निकाल देगा। मैं उसे और डराते हुए कहता हूँ, अगर मैं ये सब इंटरनेट पर डाल दूं तो सोचो, सब लोग देखेंगे तुम्हारी कहानी। वह तुरंत घबरा जाता है, मेरे पैरों को पकड़कर कहता है, भाई प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, 20 लाख नहीं 50 लाख अभी दिला दूंगा। मैं हंसकर कहता हूँ, तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए? उसका चेहरा उतर जाता है। वह समझ जाता है कि मामला आसान नहीं है। वो डरते हुए पूछता है, तो आप क्या चाहते हो? जो कहोगे करूंगा। मैं मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, मैंने सुना है तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है और एक बड़ी अफसर भी है, सुवांशिन सही है ना? ये सुनकर वह जैसे हिल जाता है। उसका चेहरा और डर से भर जाता है। वो जल्दी से कहता है, नहीं प्लीज ऐसा मत बोलो, मेरी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं, वो मेरे पापा से अलग रहती है। मैं शांत होकर कहता हूँ, तो क्या हुआ, माँ तो है ना, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तुम इंतजाम कर सकते हो। वो लगभग रोने लगता है, नहीं ये नहीं हो सकता, वो बहुत बिजी रहती है। फिर वह जल्दी से कहता, मेरी नई गर्लफ्रेंड है, बहुत सुंदर है, मैं उसे आपके पास भेज दूंगा। मैं गुस्से में उसे थप्पड़ मारता हूँ और कहता हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारी माँ से मिलना है। मैं उसके बाल पकड़कर सख्त आवाज में कहता हूँ, तुम्हारे पास 3 दिन है, अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हारी सारी हरकतें सबके सामने आ जाएंगी। वो डरकर तुरंत मान जाता है और अपने बिस्तर की तरफ भाग जाता है। सब खत्म करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ और फोन खोलता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलता हूँ और स्टाफ की लिस्ट देखने लगता हूँ। मैं उन सभी लोगों को याद करता हूँ जिन्होंने पिछले जन्म में मुझे नुकसान पहुंचाया था। मैं सोचता हूँ अब बारी मेरी है, एक एक करके सबको नीचे गिराऊंगा। तभी मेरा फोन बजता है, माँ का कॉल आ रहा होता है। छोटू, माँ बोल रही हूँ, गाँव के सरपंच की मदद से तुम्हारे लिए बड़ी मुश्किल से स्कॉलरशिप का एक मौका मिला है, बस स्कूल से एक स्टैंप लगवानी है। मैं तुम्हें कागज भेज रही हूँ, तुम उसे लेकर अपने कॉलेज के अधिकारी से साइन और मुहर करवा देना, फिर काम हो जाएगा। माँ की बात सुनकर मेरा दिल थोड़ा नरम हो जाता है। मैंने पहले भी इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था, लेकिन सीट कम होने की वजह से और कोई जान पहचान न होने के कारण मेरा काम नहीं हुआ था। लगता है अब मुझे अपने गांव वापस जाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले इस यूनिवर्सिटी में कुछ पुराने हिसाब बाकी हैं जिन्हें साफ करना है। करीब 10 मिनट बाद मैं कागज लेकर स्टूडेंट एड ऑफिस पहुंचता हूँ। मैं ऑफिस के बाहर खड़े होकर दरवाजा खटखटाता हूँ। अंदर जाने के बाद मैं सामने बैठी मैडम को देखता हूँ। मैं विनम्रता से कहता हूँ, नमस्ते मैडम, मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे पास एक स्कॉलरशिप का फॉर्म है जिस पर आपकी मुहर चाहिए। वो धीरे से सिर उठाती है। जैसे ही वो मुझे देखती है, उनकी आंखों में हल्की सी हैरानी दिखती है। शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि सामने वाला छात्र ऐसा दिखेगा, लेकिन वो तुरंत सामान्य हो जाती है। वो मेज पर हल्का सा हाथ मारकर कहती है, पहले आप फाइनेंस ऑफिस वित्त विभाग में जाकर वहां से मुहर लगवाइए, उसके बाद ही हम यहाँ से मुहर करेंगे। इतना कहकर वह फिर से अपने काम में लग जाती है, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। मैं मन ही मन उन्हें कोसता हूँ, ये भी बस टालने का तरीका है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रखते हुए कहता हूँ, ठीक है मैडम, धन्यवाद, मुझे समझ आ गया। इसके बाद मैं फिर से फाइनेंस ऑफिस वित्त विभाग की तरफ जाता हूँ। चेन मैडम के ऑफिस के मुकाबले यहाँ दरवाजे के बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं धैर्य से खड़ा रहता हूँ और अंदर ऑफिस में नजर दौड़ाता हूँ। जल्दी ही मेरी नजर एक महिला अधिकारी पर टिक जाती है, वह भी काफी खूबसूरत है। मैं मन ही मन सोचता हूँ, ये यूनिवर्सिटी के सारे अधिकारी क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट से चुनकर लाए जाते हैं क्या? कुछ देर बाद मेरी बारी आ जाती है। मैं गहरी सांस लेकर उसके सामने जाता हूँ और कहता हूँ, नमस्ते मैडम, मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से हूँ, मैं अभी चैन मैडम के पास से आया हूँ। उन्होंने कहा कि इस फॉर्म पर पहले आप मुहर लगाएं। वह हल्का सा भौहें सिकोड़ती है और चश्मा ठीक करते हुए कहती है, तुमने शायद गलती कर दी है। हमारे यहाँ का प्रोसेस यह है कि पहले स्टूडेंट एड ऑफिस में जांच और मुहर होती है, फिर उसके बाद ही फाइनेंस ऑफिस में काम होता है। चैन मैडम को यह बात अच्छी तरह पता है। मेरी मुस्कान हल्की सी रुकती है, लेकिन मैं फिर भी शांत रहकर कहता हूँ, मैडम मैं सच में वहीं से आ रहा हूँ। उन्होंने खुद कहा कि पहले यहाँ से मुहर लगवानी है, क्या प्रोसेस में कोई बदलाव हुआ है? वो थोड़ा चिढ़ जाती है, माथा दबाते हुए कहती है, देखो मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मुझे बार बार समझाने का टाइम नहीं है, प्रोसेस वही है, कोई बदलाव नहीं हुआ। पहले वहां से मुहर लगवाओ, फिर यहाँ आना, और बाकी लोगों का समय खराब मत करो। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्सा उठता है, लेकिन मैं उसे दबाकर हल्की मुस्कान के साथ कहता हूँ, ठीक है मैडम, समझ गया। मैं फिर से चैन मैडम से बात करता हूँ। मैं जल्दी से वापस स्टूडेंट एड ऑफिस की तरफ जाता हूँ। अंदर जाकर गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता हूँ, मैडम मैं अभी फाइनेंस ऑफिस से आया हूँ, उन्होंने कहा कि इस फॉर्म पर पहले आपको ही मुहर लगानी होगी, तभी उनकी मुहर लग पाएगी। चैन मैडम कप रखती हैं और हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, देखो मैंने साफ कहा है पहले फाइनेंस ऑफिस से मुहर लगेगी, यही प्रोसेस है। मेरे चेहरे पर हल्की झुंझलाहट आती है। अब साफ लग रहा था कि दोनों मुझे इधर उधर घुमा रही हैं। मैं थोड़ा सख्त होकर कहता हूँ, उधर वाली मैडम कह रही हैं पहले आप मुहर लगाएं और आप कह रही हैं पहले वो लगाए, तो आज ये काम होगा भी या नहीं? फिर मैं थोड़ा ताना मारते हुए बोलता हूँ, या फिर मुझे सीधे प्रिंसिपल से पूछना पड़ेगा कि असली प्रोसेस क्या है? वो फिर भी शांत रहती है, चाय का घूंट लेते हुए कहती है, धमकी देने से काम नहीं होगा, जैसा प्रोसेस है वैसे ही काम होगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो जाकर फिर से पूछ लो, मुझे यकीन है बात साफ हो जाएगी। ये सुनकर मुझे हंसी आ जाती है। मैं कहता हूँ, ठीक है, अगर आप लोग बात करना ही चाहते हैं तो मैं भी अच्छे से बात करूंगा। इतना कहकर मैं बाहर निकल जाता हूँ। अब मैं मन ही मन सोचता हूँ, जब सीधे काम नहीं कर रहे तो अब मैं भी अपना तरीका अपनाऊंगा। दरवाजे के बाहर खड़े होकर मैं फोन निकालता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलता हूँ जहाँ सभी अधिकारियों की जानकारी पब्लिक होती है। मैं चैन मैडम की प्रोफाइल ढूंढता हूँ और उनकी फोटो का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर उस फोटो को सिस्टम में डाल देता हूँ। तुरंत सिस्टम की आवाज आती है, नया टारगेट मिला, नाम चैन यूबिन, उम्र 26, सुंदरता बहुत ज्यादा, कंट्रोल वैल्यू हाई। फिर सिस्टम उसका एक खास ट्रेड बताता है, ऊपर से ठंडी और सख्त दिखती है लेकिन अंदर से बहुत पैशनेट है, उसे एक्साइटमेंट और अलग तरह का अनुभव पसंद है। ये पढ़कर मेरा गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। अच्छा, अंदर से अलग ही खेल है, अब मजा आएगा।